11th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रीवियस हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें हम एक प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बोलते हैं। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स, सो यूकैरियोटिक सेल्स बेसिकली कहाँ पर होते हैं? जो प्रोटिस्टीज होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं हमारे, ओके। प्रोटिस्टस प्लांट और एनिमल और फंगाई, इन सब के अंदर क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलेगी। यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन है। कंपार्टमेंटेशन मतलब जहाँ पर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके लिए क्या है, एक प्रॉपर कंपार्टमेंट या एक प्रॉपर फेसेस मौजूद है, प्रॉपर प्लेस मौजूद होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल्सो जो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स हैं, यानी कि जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मौजूद है, ऑर्गन्स मौजूद है, उन पर क्या होती है? मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो दो चीज़ें पहले यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट कर दी गई प्रोकैरियोटिक से। पहला कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होगा, उसमें जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में अलग अलग, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगी। सो इस साइटोप्लाज्म में हर एक सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर अपने अपने कंपार्टमेंट में होता है, इसीलिए हम कंपार्टमेंटेशन बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑल्सो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सब में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ऑल्सो जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस एनवेलप मौजूद है। न्यूक्लियस को कवर करने के लिए एक वहाँ पर कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियस एनवेलप बोलते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स आपको वहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं वो हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे वहाँ पर मौजूद हैं जो लोकोमेट्री होते हैं एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उससे वो मिलकर वो स्ट्रक्चर उनका बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोकोमेट्री ऑर्गन्स होते हैं और ऑल्सो एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। ऑल्सो इन द यूकैरियोटिक सेल जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है और क्रोमोसोम्स कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो इनसाइड द न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स होता है, उस क्रोमोसोम्स में हमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए आरएनए मिलता है। ऑल्सो जितने भी अभी तक हमने आपको बताया कि जो भी यूकैरियोटिक सेल है दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं जैसे प्लांट। अभी हमने आपको क्या बताया था कि प्रोटिस्टिड्स जो है हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब में क्या है? यूकैरियोटिक सेल, बट वो आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होती। प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोटिक सेल है वो अलग होगी, प्लांट्स में जो यूकैरियोटिक सेल है वो अलग होती है, एनिमल्स में जो यूकैरियोटिक सेल आपको देखेगी उसके भी कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ऑल्सो। जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम बात करें तो वहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? जो डिफरेंस बेसिकली होता है कि जो एनिमल सेल है वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल सेल वॉल मिलेगी जो कि हमें कहाँ पर नहीं मिलती, सॉरी, जो ये चीज़ है ये हमें प्लांट सेल में मिलती है। प्लांट में हमारे पास क्या होती है? एक शेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल में आपको कोई शेल वॉल नहीं मिलती। सो जो एनिमल सेल यहाँ पर बताया गया है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, प्लास्टिड्स भी वहाँ प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज प्लास्टिड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल यहाँ पे मौजूद नहीं होते, और एक लार्ज वैक्यूल भी यहाँ मौजूद नहीं होता। जैसे कि अगर ये हम बना रहे हैं किसको? एनिमल सेल को, तो इस एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी? पहले तो एक जो एक एडिशनल सेल वॉल है ये मौजूद नहीं होता इन केस ऑफ एनिमल सेल। दूसरा यहाँ पर प्लास्टिड्स भी मौजूद नहीं होते जो कि क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में। ऑल्सो एक लार्ज वैक्यूल जो कि बेसिकली वाटर वैक्यूल होता है या फिर फूड वैक्यूल होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल जिसमें सेव रहता है। सो एक लार्ज वैक्यूल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है इन केस ऑफ एनिमल सेल। वहीं अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल्स की हम बात कर रहे थे, यानी कि ये है क्या है? ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में क्या होते हैं? कुछ सेंट्रियोल्स होते हैं और ये सेंट्रियोल सेल डिवीज़न के टाइम पे हेल्प करते हैं, पर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपको प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ से ही कुछ आपको डिफरेंस बता दिए गए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे फिगर, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर एक्चुअली किसका फिगर? ये है एक प्लांट सेल। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा जहाँ पर पहले आपको एक सेल वॉल दिखाई दे रही है, आउटर लेयर पे एक सेल वॉल दिख रही है, फिर मिडल लैमेला लिखता है और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे 3 लेयर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट यहाँ पर आउटर लेयर पे एक सेल वॉल मौजूद है, नेक्स्ट एक मिडल लैमेला, आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जैसे कि मैंने क्या बोला था कि एक लार्ज वैक्यूल, ये आपको दिखाई दे रहा है एक लार्ज वैक्यूल है, अप्रॉक्स 90% जो एरिया है वो यही कवर कर लेता है। सो एक लार्ज वैक्यूल यहाँ पर मौजूद है जो कि नहीं होता इन केस ऑफ एनिमल सेल।
बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस मौजूद है, वेल डेवलप न्यूक्लियस है क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल है तो वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। ऑल्सो उसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, जो थिक स्ट्रक्चर है उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ऑल्सो वहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप मौजूद होता है। सम अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी बॉडी, दिस माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यानी जो प्लास्टिक्स की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो सेल ऑर्गेनल्स है वो मौजूद किसके अंदर है, जो आपको ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दिया फ्लूइड, वो क्या है, साइटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो पार्ट्स हैं, जिसके ऊपर आपको ये स्मॉल स्मॉल राइबोसोम्स दिख रहे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक है, और जिसपे आपको नहीं दिख रहे हैं कुछ भी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्लाज्मोडर्मेटा, माइक्रोटिब्यूल्स हैं प्लाज्मोडर्मेटा को आगे हम पढ़ेंगे कि वो डस्माटा वो आगे जो क्या रोल प्ले है, कहाँ पर वो अपना रोल प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो जितने भी आपको यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लाइसोसोम्स को भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो ये क्या होते हैं, ये सुसाइडल बैग्स होते हैं बेसिकली। ये जितने भी अनयूज मटेरियल है या जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं, बहुत हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनके पास होते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम है ये एनिमल सेल का डायग्राम है। इस एनिमल सेल में आपको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी, जैसे उन्होंने बताया यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको यहाँ पर सेल वॉल कहीं भी नहीं दिखाई देगा, कोई भी सेल वॉल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लास्टिड्स भी यहाँ पे मौजूद नहीं है बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रियोल्स मौजूद है, ये आपको दो पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रियोल्स मौजूद है। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन के टाइम पे हेल्प करते हैं, हमने एनिमल सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं देखा। ऑल्सो जो आपको यहाँ पर वाटर वैक्यूल, ये जो फूड वैक्यूल दिखाई दे रही है काफ़ी बड़ा है, ऐसा कोई वैक्यूल यहाँ पर यहाँ पे जो डायग्राम्स दिखाया गया है ये डायग्राम किसका है, ये आपको जो एनिमल सेल है उसका डायग्राम देखा है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, ऑल्सो सेंट्रियोल्स मौजूद हैं जो कि हेल्प करते हैं इन सेल डिवीज़न। नेक्स्ट अदर ऑर्गन्स लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, बिकॉज साइटोप्लाज्म में तो सारी चीज़ें होंगी, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, जो कि आप प्रीवियस में आपने देखा वो सारी चीज़ें। यहाँ पे माइक्रोविलाई भी मौजूद है। माइक्रोविलाई क्या हेल्प करती है इन केस ऑफ एनिमल सेल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये फिलहाल हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दिखाई देती है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। और यही सारे ऑर्गेनल्स आपको इन सारे चैप्टर्स में पढ़ना है। सो नेक्स्ट हम इन सारे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल ऑर्गेनल्स को हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आज हम फर्स्ट सेल ऑर्गेनल को यहाँ पे कवर कर लेंगे जो कि है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और कहाँ पे आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिटेल स्ट्रक्चर कब किया गया, जब उसके बारे में या जो उसकी मेम्ब्रेन्स है ये कैसे पता चली, तो जब माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिसर्च हो गई इन 1950, तब जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी प्रॉपर स्टडी की गई और उसके बारे में बताया गया। बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है, जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्टडीज़ की गई सेल मेम्ब्रेन की, वो ह्यूमन रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी पे ही की गई थी। और इन आरबीसी के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर है, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बिकॉज इन केस ऑफ ह्यूमन या एनिमल सेल में वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो जो भी स्ट्रक्चर है सेल वॉल है, या इन केस ऑफ प्लांट सेल और इन केस ऑफ एनिमल सेल, तो जो स्ट्रक्चर मिला है उसके बारे में स्टडीज़ की गई। और एज अ स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ह्यूमन का जो रेड बीसी है उसके बारे में स्टडीज़ की कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो इन रिसर्च के थ्रू क्या देखा गया, इन स्टडी से बताया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली में वो क्या है, वो एक कंपोज लिपिड है। लिपिड एक होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बना है, लिपिड के थ्रू बनता है। और ऑल्सो जो ये लिपिड है वो कैसा, यहाँ पे बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये एक लिपिड है और ये एक लिपिड है, ठीक है। ये दो लिपिड स्ट्रक्चर हैं, ये कैसे हैं, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हैं इस तरीके से क्या होता है, कवर करते हैं, दो लेयर आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ऑल्सो जो ये लिपिड्स है वो किस तरीके से अरेंज है, लिपिड में दो रीज़न होते हैं। अगर हम किसी भी लिपिड्स की बात करें तो यहाँ पर इनके दो रीज़न होगा, एक इस तरीके से यहाँ पर दो रीज़न अरेंज है। एक रीज़न कैसा होता है, पोलर हेड,
ठीक है। ये रीजन कैसा है, ये पोलर हेड है, इसका पोलर हेड है मतलब ये वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक करेक्टर यहाँ पे मौजूद है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में वो डिजोल्व हो सकते हैं। सो जो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर है जिससे वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, जो कि उसके हेड रीजन पे मौजूद, जो हेड रीजन पे मौजूद है वो कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, वो बॉडी के बाहर की तरफ इस तरीके से अरेंज होता है। ये कैसा है, ये पोलर हेड है। पोलर हेड मतलब वहाँ पर चार्जेस है, पोलैरिटी है। और पोलर जो थिंग्स होती हैं, जितने भी पोलर मटेरियल्स आपने देखे होंगे या पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, वो पोलर कंपाउंड्स में डिजोल्व हो सकते हैं। तो अगर वाटर में ये डिजोल्व होगा तो यहाँ पर चार्जेस मौजूद होंगे। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो पोलर हेड है जो कि पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी मतलब उसमें चार्जेस वहाँ पर जनरेट होंगे, जिस वजह से वो वाटर लविंग होता है, वाटर में डिजोल्व जाता है। तो वो कहाँ पे होता है, बॉडी के बाहर साइड में आपको दिखाई देगा। और जो भी कैरेक्टर कैसे है, हाइड्रोफोबिक है। फोबिक का मतलब होता है हेट करना, फोबिक का यहाँ पे सेंस है हेट। सो फोबिक का सेंस यहाँ पर क्या होता है, जब वो हेट करते हैं, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर को हेट करें, वाटर से वो डिजोल्व नहीं होंगे, वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, दैट मीन्स दे आर द नॉन पोलर। सो जो पोलर पोर्शन है वो टूवर्ड्स इनसाइड द पार्ट होता है, बीच में होते हैं। और जो पोलर बॉडीज़ हैं जो कि डिसॉल्व हो सकती हैं, वो बाहर के साइड में आपको दिखाई देंगी। तो इस तरीके से एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो वाटर लविंग स्ट्रक्चर्स है या जो पोलर बॉडीज़ है वो आउटर साइड आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे, और इन साइड जो इनर पार्ट है, वहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स मौजूद होती हैं। ओके। सो ये जो यहाँ पे बताया गया है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर जो टेल है, यहाँ पर जो नॉन पोलर पार्ट होता है, वो नॉन पोलर्स किसका होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास लिपिड है और यहाँ पर जो टेल रीजन मौजूद है, उस टेल रीजन में क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, जो टेल वो हाइड्रोकार्बन से, इसीलिए वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो जो हाइड्रोकार्बन लाइक टेल यहाँ पर मौजूद है, वो एक्चुअली क्यों है यहाँ पर, और वो ये बाइलेयर स्ट्रक्चर में क्यों है, बिकॉज जो वाटर इन्वायरमेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, वाटर है, एक्वस सोल्यूशन है यहाँ पर, वो एक्वस मतलब वाटर का, सो वाटर का यहाँ पे सोल्यूशन है। सो लिपिड अगर क्या होगा, जो उसका आउटर स्ट्रक्चर या जो टेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो अगर हाइड्रो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक है, तो जिस वजह से वाटर क्या होगा, इसके अंदर मूव नहीं कर पाएगा, वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगा, और वाटर एनवायरनमेंट से ही अपने आप को बचा कर रखेगा। क्योंकि जो सेल है, जो हमारे पास जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो लिक्विड में भी होता है, वाटर में भी होता है, अगर इसकी सराउंडिंग में वाटर मौजूद है, सो वाटर की वजह से इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े या वाटर इसे ख़राब ना कर दे, इस वजह से ये कैसे होते हैं, यहाँ पे लिपिड की एक लेयर मौजूद है जो कि कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर को वो नहीं आने देते या फिर वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, और वाटर से अपनी शेल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और बेसिकली जो यहाँ पे लिपिड है, लिपिड जो है किस कंपोनेंट का बना, लिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोग्लिसराइड्स के बने होते हैं। एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपाउंड है जिसके थ्रू लिपिड स्ट्रक्चर बनता है। ओके। नेक्स्ट, और ज़्यादा चीज़ें पता चल गई और इन्वेस्टिगेशन किए गए रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन की किस तरीके से वहाँ पर है। तो वहाँ पे हमने पता लगाया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के भी कंपोनेंट आपको मिलेंगे, यानी कि वहाँ पर जो लिपिड है वो तो बिल्कुल प्रेजेंट होता ही होता है, लिपिड का एक बाइलेयर स्ट्रक्चर है, बट दे ऑल्सो हैव सम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो रेशियो है यहाँ पर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर लिपिड्स का, वो वेरीज करता है, अलग अलग है हर एक, और हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक सेल में अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं, तो सब में अलग अलग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। बट अगर हम किसकी बात कर रहे थे, हम स्टार्टिंग में यहाँ पर एथ्रोसाइट्स की बात कर रहे थे, यानी आरबीसी की बात कर रहे थे। सो जो इरेक्ट्रोसाइट सेल्स होती हैं, यानी कि आरबीसी है इन ह्यूमन, उनके केस में 52% यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन मौजूद है, और 40% क्या होता है, लिपिड मौजूद होता है। सो लिपिड्स के साथ साथ एक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी वहाँ पे मौजूद होता है। इनका वर्क क्या है, किस तरीके से ये काम करेंगे, सो का वर्क क्या है वह भी हम आगे डिस्कस करते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि हम इन्हें डिवाइड कर कैसे करें, इनमें क्या क्या पार्ट्स है वो हम कैसे बताएं। सी, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि कोई भी चीज़ है तो उसका एक बेसिस होता है, जिस बेस पे उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बेसिस है वो क्या है, एक्सक्रीशन यानी एक्सट्रैक्शन की किस तरीके से जो भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या कोई चीज़ अलग करते हैं, तो वो किस कौन कौन से कंपोनेंट हमें वहाँ पे मिलेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल देंगी, दो तरह के प्रोटीन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, पहले होते हैं इंट्रीग्रल प्रोटीन्स, दूसरे और
इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरे हैं पेरीफेरल्स प्रोटीन है। पेरीफेरल्स प्रोटीन बेसिकली सरफेस पे पाए जाते हैं, जो सरफेस है, ठीक है, जो सरफेस है उस सरफेस पे जो प्रोटीन मौजूद होता है उसे पेरीफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। एंड वाइल अदर प्रोटीन्स जो कि इनसाइड द सेल होते हैं, इनसाइड द मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्शन इनको क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेरीफेरल एंड इंटीग्रल। सो यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये हम कैक्स का डायग्राम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किसने दिया है, वो आगे में भी डिस्कस करेंगे। बट ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि दिस लेयर और ये जो लेयर है, ये जो दो लेयर आपको दिखाई दे रही है, लिपिड की बायलेयर स्ट्रक्चर होती हैं, और कुछ अदर कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर मौजूद होते हैं। और सम जो आपको यहाँ पे ये येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे, दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की भी कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है एक सेल मेम्ब्रेन का, जब उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ऑल्सो हमने बोला था कि यहाँ पे प्रोटीन्स और लिपिड दोनों ही मौजूद होता है। सो ये देख रहे हैं आप, ये इन साइड में इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई दे रहा है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अरेंज है, और उसके दोनों तरफ क्या होती है, लिपिड की लेयर होती है। जैसे कि आपको ह्यूमन सेल में बताया भी गया कि वहाँ पर 52% जिस तरीके से प्रोटीन मौजूद है, तो ये 52% प्रोटीन है, एंड लिपिड 40% लिपिड यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि एक बायलेयर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, और ज़्यादा जब इम्प्रूवमेंट हुई, अगर एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर प्रीवियस, जैसे कि हमने आपको बताया कि माइक्रोस्कोप आ जाने के बाद उनकी सारी चीज़ें पढ़ी गई, डेवलप की गई। सो एक सेल मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर, एक इम्प्रूव स्ट्रक्चर जो प्रपोज हुआ था, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, और उन्हीं ने जो मॉडल दिया था उसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला, जो कि आप प्रीवियस पढ़ रहे थे। ये जो यहाँ पे मॉडल बताया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड और इम्प्रूव्ड मॉडल है, जिसमें सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द जो भी चीज़ें रियलिटी में उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो क्वेसिक लिक्विड फ्लूइड है, यानी क्वेसिक का मतलब क्या होता है, दैट ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हाफ डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि जो भी प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है उसका आधा पार्ट पोलर होता है, आधा नॉन पोलर होता है, तो वो हाफ पोर्शन डिवाइडेबल है, डिविजिबल है, डिज़ोल्व हो सकता है, और नेक्स्ट जो हाफ है वो डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उसे क्वेसी फ्लूइड बोलते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है जिससे वो हाफ पोर्शन उसका डिवाइड हो सकता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो एक बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर या बाई लेयर, एक लेयर्ड प्रोटीन की लेयर हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, एक प्रोटीन की लेयर दिखाई देती है, और उस प्रोटीन के लेयर के ऊपर आपको एक प्रोटीन के ऊपर आपको लिपिड दिखाई देगा, और ऐसे यहाँ पर भी आपको दो लिपिड स्ट्रक्चर दिखाई दे, जो कि हमने प्रीवियस देखे। ये बेसिकली क्या करते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, इन स्टार्टिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन स्टार्टिंग हमें दो लेयर दिखाई दी प्रोटीन की, उनके बीच में क्या है, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है, और ये फ्लूइड किसका बना हुआ है, ये बना है प्रोटीन्स का। तो जो ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, एक से फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे जो भी सेल है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, वो फ्लूइड कर सकती है, मूव कर सकती है। ये जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो बहुत सारे फंक्शंस को हेल्प करता है, लाइक सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, यानी कि एक ये सेल एक दूसरी सेल है, इनके बीच में जंक्शन प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, ये सेल करती है। सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंडोसाइटोसिस यानी कि जो एंडोसाइटोसिस सेल्स होती है उनके फॉर्मेशन में, सेल डिवीज़न में ये जो फ्लूइड है वो हेल्प करता है, बिकॉज ये क्या है, फ्लूइडिटी मौजूद होती है जिसकी वजह से मूवमेंट कर सकता है, एंड बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो भी परफॉर्म करता है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जितना भी हमने चीज़ें पढ़ी तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर सकता है, ये ट्रांसपोर्ट कर सके अक्रॉस इट, यानी कि ये एक सेल है, इस सेल में आपको यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। मेन फंक्शन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्वायरमेंट से बाहर आएंगे अंदर की साइड, या अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर जाएं, उनके लिए क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करता है। और ये कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमेबल मतलब कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको वो ईजिली मूव करने देती है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके लिए प्रोबेबली उसे प्रिवेंट कर देती है, वो वहाँ से मॉलिक्यूल से बाहर नहीं जा सकते। तो ये एसेंशियल मॉलिक्यूल या सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्रॉस करने देती है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्रॉस करने देती है, जिस वजह से हम इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं यहाँ पर जो कि मेम्ब्रेन से
ये मेम्ब्रेन है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो मेम्ब्रेन से विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, किसी उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो विदाउट एनर्जी के रिक्वायर के इस सेल के पास अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब सेल के अंदर से वो आउटर साइड में ट्रांसपोर्ट जाते हैं, फिर बाहर से आउटर साइड से इनर साइड में ट्रांसपोर्ट होते हैं विदाउट एनी एनर्जी। तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पर जो भी सॉल्यूट है जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो न्यूट्रल होंगे, उन पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, और वो सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न इन द सेंस कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट मौजूद है जो कि क्या है, बहुत हाईली कंसनट्रेटेड है, यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो हाईली कंसनट्रेटेड नहीं है। तो जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विदाउट एनी एंड रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। सो इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर कोई भी कंपोनेंट है वो सेल के बाहर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनसाइड द सेल उसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड इसमें उन्हें किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, वाटर भी इनके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द सेल। सो वाटर ऑल्सो शो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, जिसमें वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। और जो वाटर का मूवमेंट है यहाँ पर, वैसे तो जितने भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, ऑक्सीजन मूव करती है, तो ये सिंपल डिफ्यूज़न की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वाटर, इन केस ऑफ वाटर, अगर वाटर डिफ्यूज़न करता है और वो भी बेसिकली हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। इन केस ऑफ वाटर ये इनको अलग टर्म दिया गया है, क्यों, बिकॉज बहुत सारी ऐसी भी प्रोसेस है जिसमें वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव कर, जैसे अभी मैंने आपको बता रही हूँ कि वो हायर से लोअर वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन है जहाँ पे आप उसे लोअर से हायर की तरफ जाते हुए देखेंगे, बट इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, जिसमें ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होता है। ऑल्सो कुछ पोलर बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किसकी बने हुए, ये लिपिड के बने हैं। लिपिड कैसे हैं, नॉन पोलर है। लिपिड यहाँ पर क्या है, नॉन पोलर है, जो कि उसे जो कि क्या कर रहा है, वाटर के साथ डिजोल्व नहीं होता। सो लिपिड एक नॉन पोलर लिक्विड है, और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब दे हैव चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज मौजूद है, जैसे Na+ या Cl+ जैसे एग्जांपल दिए, इनके ऊपर चार्ज मौजूद, तो ये पोलर बॉडीज़ है। इन पोलर बॉडीज़ को अगर सेल के अंदर जाना है, इनसाइड द सेल जाना होता है, तो वो सिंपल डिफ्यूज़न या सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं जा सकते। वहाँ पर उन्हें कुछ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, उन प्रोटीन्स के साथ वो ऐड हो जाते हैं एंड देन मेम्ब्रेन के अंदर प्रोसीड करते हैं। सो जब इन्हें कुछ फ्यू आयंस चाहिए होते हैं जिनसे वो ट्रांसपोर्ट कर सकें अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उनमें उन्हें कुछ एनर्जी की नीड होती है। सो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें जो पोलर बॉडीज़ है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो सके, वहाँ से पास हो सके। सो उन्हें कुछ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें एनर्जी की नीड होती है, और वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। यानी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट आप पढ़ रहे थे वहाँ पर किसी तरह की एनर्जी की कोई नीड नहीं थी, बट इन दिस केस जब पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उन्हें एनर्जी की नीड होती है, और यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो लोअर से हायर की तरफ होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन बेसिकली डिफ्यूज़न में हायर टू लोअर ही होता है। सो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, बट इन सम केस जब पोलर बॉडीज़ को मूव करना होता है इन द लिपिड सेल, तो वहाँ पर ये लोअर से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसनट्रेशन कम है, तो ये लोअर से अब कहाँ पर मूव करेंगे, ये लोअर से हायर की तरफ जाना मूव कर। पहले आप क्या करते हैं, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे थे, बट अब क्या है कि लोअर से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसके लिए बिकॉज ये क्या है, लोअर कंसनट्रेशन है यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है, तो जब वो लोअर से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उनको एनर्जी की नीड होती है, बिकॉज विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे इन्हें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ATP, जो कि क्या करता है, एक एनर्जी हाउस है, जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, जो कि इन्हें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस एनर्जी के थ्रू जितने भी
पोलर बॉडीज़ हैं जो कि जिन पे दे हैव चार्ज, वो इनसाइड द सेल मूव कर पाते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक ऐसी मूवमेंट जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती उन्हें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज मेन वर्क उसका यही है कि किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम करती है, किस तरीके से वो मटेरियल्स को अलाउ करती है मूव करने के लिए या फिर नहीं करती।